नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुजाता की कहानी। शीर्षक है गहरे निशान। सुजाता चौधरी जी वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, संपादक तथा लोकोपकारक हैं। इनका लेखन नाम सुजाता है। इनके द्वारा अधिकांश पुस्तकें महात्मा गांधी के विचारों तथा कार्यों पर लिखी गई हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रामी ठाकुर ने आज न जाने कितनों महीने बाद मांग निकालकर चोटी गूंथी और मांग में दब दब करता हुआ लाल सिंदूर भरा था। उससे रहा नहीं जा रहा था। कुल मिलाकर तीसरी बार आईना निहार चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि वो कोई नई नवोढ़ा थी, कल या परसों गौना हुआ था। 5 पुत्रों की माँ थी। बड़े बेटे अशोक की तो मसें भीगने लगी थीं, पर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि माँ के सामने मुंह खोल दे। अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां चुहलबाजी भी करती। अपनी रामी छत्राणी की ठसक कुंती महारानी से थोड़ी भी कम नहीं है। रामी ने आज सूरज उगने से बहुत पहले ही बिछावन तज दिया था। वैसे वो प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही जग जाती है। सवेरे सवेरे गायों को चारा देना होता है। उस पर घर खेत के 1000 काम और रहते हैं। आज दोपहरी तक ठाकुर ने आने की बात पीसीओ में फ़ोन करके कही थी। वो रात में ही रेलगाड़ी पर चढ़ गया होगा। इंतज़ार के मारे सारी रात रामी करवटें बदलती रही। उसे ठाकुर की चिंता भी सता रही थी। बेचारा ठाकुर रिजर्वेशन तक कहाँ कराता है। एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं लेता। पैसे बचाने की खातिर पैसेंजर पकड़ कर आता है। प्रायः यदि समय पर नींद नहीं आती है तो फिर पूरी रात वो ऐसे ही आंखों में काट लेती है। रामी ने करवट बदलते रहने से अच्छा घर की साफ सफाई करने की ठानी। गोबर और मिट्टी से बरामदे से लेकर आंगन तक को लीप पोत कर उसने चकाचक कर दिया। अपने विवाह में पीहर से मिले पलंग पर अपने हाथ से की गई कसीदे वाली चादर बिछाकर कमरे का दरवाज़ा ये सोचकर बंद कर दिया कि बच्चों का क्या ठिकाना, इसी पर बैठकर पेशाब टट्टी न कर बैठें। कमरा बंद कर अपनी श्रृंगार पिटारी को सामने लेकर बैठ गई। मांग में सिंदूर भरने के बाद आंखों में सूरमा भी लगाया। बस कपड़े बदलने रह गए थे। तभी मंझले बेटे गोपू ने भोंपू बजाते हुए चिल्लाया, बाबूजी आ गए। रामी ने अपनी साड़ी पर नज़र डाली। मुड़ी तुड़ी गोबर के छींटे से पटी हुई थी। वो दौड़ती हुई गई। बक्से से पीली कढ़ाई वाली साड़ी निकालकर देह पर लपेटकर उत्साह और शर्म से नींद में सोए हुए छोटकू को जगाकर गोद में उठा लिया। कच्ची नींद में उठकर छोटू रोने लगा। अब उसे चुप कराए कि परदेशी पति का स्वागत करे। क्या ज़रूरत थी छोटू को उठाने की मूर्खता करने की। अब मन ही मन पछता रही थी। तब तक ठाकुर घर के अंदर आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। ला इसे मुझे दे, देखना मेरी गोदी में आते ही चुप हो जाएगा। कच्ची नींद जग गया है, इसी से खींच गया है। थोड़ी थपकी दे दूं तो सो जाएगा। नींद पूरी हो जाएगी तो फिर रोना तो जैसे जानता ही नहीं है अपना छोटू। रामी ने छोटू की पीठ थपथपाते हुए कहा। इधर बढ़ा तो सही, कहते हुए ठाकुर ने छोटू को खींचकर अपनी बाहों में उठा लिया। छोटू देख, तेरा बाबू आया है, चुप हो जा। परंतु हुआ उल्टा। छोटू के रोने चिल्लाने की आवाज़ तेज हो गई। वो हाथ पैर पटक पटक कर चिल्लाने लगा। बाप को कैसे पहचाने, वो तो 6 माह पर घर आता है, पड़ोस की काकी कहती हुई चली गई। ठाकुर का चेहरा लटक कर इतना सा हो गया। रामी को अच्छा नहीं लगा। उसने बात को संभालने की कोशिश की। कच्ची नींद में है, इसी से खिजलाया हुआ है। रामी ने बड़े लड़के को आवाज़ दी, विनय जरा छोटू को पकड़, तेरे बाबूजी को खाना खिला लूँ। विनय की गोद में जाते ही छोटू मुस्कुरा उठा। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आंसू झिलमिला ही रहे थे। आंखों में आंसू और होंठों पर थिरकती मुस्कान देखकर विनय ने उसे चूम लिया। छोटू खिलखिला उठा। छोटू की खिलखिलाहट और विनय को उसे चूमते देखकर न जाने क्यों ठाकुर की भूख मर गई। वो पछता रहा था, यदि वो भी छोटू को चूम लेता तो शायद वो चुप हो जाता। रामी ने सामने थाली लगा दी। चना की दाल, कद्दू की सब्जी, ढाढ़िया का साग और बैंगन का तरुआ। 1 कटोरी दही भी दी थी। सब कुछ भूलकर ठाकुर खाने पर टूट पड़ा। 6 महीने बाद उतना सुस्वादु भोजन नसीब हुआ था। परिवार को सुस्वादु भोजन कराने के लिए ही तो पूना में 24 घंटे का अकेलापन का बोझ लिए रूखी सूखी खाकर भी नौकरी में टिका हुआ है। अब तक उसकी चिड़चिड़ाहट समाप्त हो गई थी। चेहरे पर भी पूर्ण संतुष्टि का भाव था। ठाकुर ने मुस्कुराकर अपनी ठकुराइन की ओर पहली बार देखा। रामी शर्मा गई
उसे क्या सभी पत्नियों को पता है पति के दिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पेट है? अब वो संतुष्ट थी। बच्चों के सोने के बाद रामी हाथ में दूध के गिलास लिए दबे पांव ठाकुर की चौकी के पास पहुंची। हाथ में गिलास पकड़ाते हुए बुदबुदाई, कितने दुबले हो गए हो, 40 साल की उम्र में ही अपनी क्या हालत बना ली। न खाने की सुध है न पीने की। रूखी सूखी खाकर पानी पी लेता हूँ तो कहाँ से गामा पहलवान नजर आऊँगा। कहते हुए उसने रामी को अपनी ओर खींच लिया। सवेरे ठाकुर की नींद देर से खुली। न ड्यूटी पर जाने की फिक्र थी और न जली रोटी बनाने की चिंता। तभी ध्यान आया, जब तक वो पूना नहीं चला जाता गाय दूहने का कार्य तो कर ही सकता है। दूध दूहने वाले के पैसे भी बचेंगे। वैसे भी उसे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हड़बड़ा कर ठाकुर गुहाल में पहुंचा तो दंग रह गया। रामी सर सर करती स्वयं दूध निकाल रही थी। अच्छा, तो तुमने ये भी सीख लिया? ठाकुर ने आश्चर्यचकित होकर कहा। रामी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था बातचीत करने से गाय नाराज होकर बिदक गई तो दूध गया पानी में। दूध की बाल्टी एक तरफ रखने के बाद बोली, किसी दिन वो आता था, किसी दिन नहीं। जिस दिन नहीं आता मैं दूध निकाल लेती। शुरू में थोड़ी कठिनाई हुई। कठिनाई भी खास नहीं, बस दूध की मात्रा थोड़ी कम निकलती थी। अच्छी बात है, अब तो तुम्हें मर्द मानुष की ज़रूरत ही नहीं, सारे काम स्वयं निपटा लेती हो। रामी ने अपने पति की ओर देखा। उसे समझ में आ गया कि अभी दर्प में भरने की कोई ज़रूरत नहीं। पति के अहम को संभालने का वक्त है। मर्द मानुष के सारे काम पड़े हैं, भला मैं कैसे कर सकती हूँ? 5 बीघे की खेती भला मैं औरत होकर कैसे कर सकती हूँ? कहते वक्त मानो वो हथियार डालने की कोशिश कर रही हो। 5 बीघे? 4 बीघे जमीन 5 कैसे हो गए? खेत को भी रबड़ की तरह खींच देती है क्या? ठाकुर को पहली बार पत्नी का मजाक बनाने का सुखद मौका लगा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मूछ पर हाथ फेरी। जानबूझकर आपको बताया नहीं, कल ही 1 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। बंगला वाले मालिक ज़मीन बेच रहे थे, सस्ते में मिल गई। मालिक बाहर जाने वाले थे, इसी से परसों ही रजिस्ट्री करानी पड़ी। उसने अवाक होकर पूछा, पैसे कहाँ से लाई? आप भेजते थे ना, उन्हीं में से कुछ बचा लेती थी। आपकी मेहनत का ही फल है। रामी सारा श्रेय उसी को ही दे रही थी। तो 6 जन खाते पीते क्या थे? उसने अविश्वास से पूछा। खाना पीना क्या, नेनुआ, कद्दू, बोड़ा, परवल, करेला तो बाड़ी में लगा लेती थी। गाय के दूध एक टाइम खाती थी, एक समय का बेच देती थी। गाय के खर्चे निकल आते थे। आप देह तोड़कर इतनी मेहनत करते थे तो हम उन पैसों को यूं ही तो ना उड़ा देते। रामी के स्वर में शाबाशी की याचना थी कि ठाकुर कहे, ठकुराइन ये सब तेरी मेहनत और बुद्धि का कमाल है। लेकिन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। मौन धारण किए थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर अगले क्षण पैरों में जूते डाले और कंधे पर सफ़ेद अंगूछे को रखकर ये कहते हुए निकल गया, आता हूँ गांव का एक चक्कर लगाकर। रामी बुद्ध की तरह वहीं जम गई। इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने को लेकर कितने ख्वाब देखे थे, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कितने कष्ट सहे थे, पर जब यह बात ध्यान में आती तब मन गुदगुदा उठता कि ठाकुर कितना खुश होगा। पहले तो विश्वास ही नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई जानेगा तब उसे बाहों में भरकर कहेगा, आखिर मेहरारू किसकी है? ये कल्पना रात के अंधेरे में भी उसकी आंखों में सितारों से झिलमिलाहट भर देती थी। हकीकत इतनी विद्रूप होगी कल्पना नहीं की थी। वैसे वो अपनी गलती भी मान रही थी। शुष्क नीरस मर्द क्या जाने और क्या समझे स्त्री की कोमल भावनाओं को। 5 बच्चे भले ही जन लिए, पर एक भी कोमल स्पर्श याद नहीं, जिनको याद कर भयंकर गर्मी में भी ठिठुरती सर्दी का एहसास हो जाए। रामी ने अपना सिर झटका। समय काटना है, कट ही जाएगा। 5 बेटों में अगर एक भी माँ को समझ ले तो समझेगी कि जीवन सफल हो गया। उसने पतीला उठाकर चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। चारों बेटों को खिचड़ी पसंद है। छोटू अभी बच्चा है, पर 2-4 चम्मच वो भी खा लेता है। बच्चे तो मज़े लेकर खिचड़ी खा रहे थे, किंतु ठाकुर का मन भन्ना गया। साली एक ही दिन में तरुआ पापड़ दही से उतरकर खिचड़ी पर आ गई। उससे रहा नहीं गया, वो चिल्ला पड़ा। कुछ और नहीं बना सकती थी? 2 मुट्ठी चावल और 2 मुट्ठी दाल कुकर में डालकर परदेश में भी 1 सीटी लगाकर खिचड़ी बना लेता था। बाबू, माँ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। तुम्हें नहीं पसंद आ रही? विनय ने बाबू को टोका। बड़ा माँ की तरफदारी करने वाला बना है, बहुत हेकड़ी दिखा रहा है। शहर में देह गलाकर यदि पैसे न भेजूं तो ये जुगाली न कर पाओगे। आपके पैसों को नहीं उड़ा रहा, माँ के साथ खुद भी बैलों की तरह खटता हूँ, मुफ्त में नहीं खाता।
पता नहीं विनय को भी क्या हो गया, अपने पर काबू नहीं रख पाया। रामी ने डपटा, विनय, बाबूजी से ऐसे बात की जाती है? विनय सिर झुकाकर चुप हो गया, परंतु ठाकुर के खून में उबाल आ गया। अब क्या नाटक कर रही हो? साला बर्बाद हो गया, न लाज है न लिहाज। इच्छा नहीं होती है इस कमबख्त का चेहरा देखूं। ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हारा बेटा है, भूल चूक माफ़ करो, बच्चा है। रामी ने बात संभालने की कोशिश की। क्या पता मेरा बेटा है या किसी और का। ऐसा मत सोच कि मैं यहाँ रहता नहीं तो तेरे लक्षण दिखते नहीं, सब जानता हूँ। ठाकुर की आवाज़ दूसरी तरह की थी, जैसे भैंसा बोल रहा हो। रामी का कलेजा धक रह गया और बच्चे निःशब्द। पर अगले ही पल रामी हिस्टराई आवाज़ में चीखी, क्या जानता है सब, बता। रामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने घूर कर ठाकुर की ओर देखा। क्या बताऊं? 6 महीने बाद आया हूँ। गांव में मर्दों की जुबां पर तेरी ही प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं। अगर ये मेरा बेटा होता तो बाप से ऐसे जवान लड़ाता, बाप को अपमानित करता। ठाकुर की आंखों के सामने वही दृश्य नाच रहा था, विनय का छोटू को चूमना और उसका खिलखिलाना। रामी की जुबान न खुली, वो चुपचाप आकर कमरे में पड़ गई। सुबह से एक दाना मुंह में नहीं डाला था। कुछ देर पहले भूख के मारे अंतड़ियाँ ऐंठ रही थीं, लेकिन अब भूख प्यास न जाने कहाँ बिला गई थी। वो अपना सिर धुन रही थी। आज तक किसी मर्द की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा भी नहीं था कि इसके प्रेम में भीगी हुई थी। इसके रूखेपन से मन की सतरंगी दुनिया अपने आप से आह हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उसके बाबूजी खड़े थे। बेटी, तुमने वचन दिया था अपने मरे बाप को कि अपने कुल में बट्टा नहीं लगाएगी, फिर पाहुन क्या बोल रहे हैं? रामी बुदबुदाई, पाहुन झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा बाबू, भले ही कितनी बार अपने को मृत होना स्वीकार किया है। आज ठाकुराइन भी ठाकुर की तरह प्रस्तर बन गई थी। प्रेम, सुहाग, विवाह, शारीरिक संबंध, समर्पण, इंतजार, श्रृंगार, सभी का लोप हो रहा था। उसने अपने टीन का बक्सा खोला। उसमें सारी साड़ियाँ रंगीन थीं, लाल, पीली, हरी, किसी में हाथ नहीं लगाया। अपने बाबू की खादी की एक धोती निकाली, जिसे स्मृतियों के खजाने में संभाल कर सालों से रखे हुए थी। उस धोती को अपने हाथों में लेकर कुछ देर तक घूरती रही, फिर धीरे से बुदबुदाई, बाबू, तुहार बिटिया हूँ, तुम्हारा सिर नहीं झुकाऊंगी, पर माफ़ करना, अब सुहागन का नाटक नहीं करूँगी। रामी ने उस धोती को अपने शरीर पर लपेटकर मांग के सिंदूर को पोंछ दिया। रामी ने जब दरवाजे को खोला, ठाकुर सामने ही खड़ा था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ये रूप देखकर डर से एक डग पीछे हो गया। रामी के मन में वृत्ति भर भय नहीं था, न खोने का भय, न पाने की आस थी। उसने अपनी नज़रों को फेर कर कहा, मेरा ये स्वरूप देखकर तो समझ ही गए होगे कि अब मेरे जीवन में तुम्हारा क्या स्थान है। तुमने हमारे चरित्र पर दाग लगाया। मैंने अपने मरे बाप की सौगंध खाई है, आजीवन तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। ठाकुर सने रह गया। आज इस घटना के 20 साल हो गए हैं। घर, समाज, गांव, प्रखंड में किसी ने नहीं सोचा था कि ठाकुराइन अपनी जिद पर ऐसी अड़ जाएगी। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। प्रायः वो खाट पर लेटी रहती है। उसके खांसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। 20 वर्ष से ठाकुर घर से निष्कासित खेत के कमरे पर गुजर बसर कर रहा था। जिंदगी भर उस घर में प्रवेश करने का उसने साहस नहीं किया। खेत पर ठाकुर के बेटों से भेंट होती रहती थी। खेती खलिहानी साथ ही करते थे। अनाज का बंटवारा कर 2/3 अन्न ठाकुराइन ले लेती थी और 1/3 ठाकुर अपने लिए रख लेता था। आज शेरनी को बीमार जान ठाकुर ने धीरे से आवाज़ दी, विनय, कैसी तबीयत है अम्मा की? जैसे रामी के कानों में किसी ने गर्म शीशा पिघला कर डाल दिया हो। वो खांसती हुई चिल्लाई, विनय, ये किसकी आवाज़ है? जाने को कहो उसे। पता नहीं क्यों ठाकुर सहम गया। उसने शीघ्रतापूर्वक अपना लोटा उठाया और बगल से निकल गया। भगवान जाने संयोग भी ऐसा हुआ कि किसी पिता की पुत्री आलतू फालतू नहीं निकली कि ठाकुर के लिए कोई रिश्ता ही आ जाता। जब उसके शरीर में आग लगती तो कुएं पर जाकर बाल्टी का बाल्टी पानी सिर पर डाल लेता। शरीर की आग ठंडी होती या मन की, ये तो वही जाने, पर मन ही मन बाट जोहता था कि किसी दिन जब ठाकुराइन के देह में आग लगेगी तो यहाँ छोड़कर कहाँ जाएगी। वो निश्चिंत था कि औरतों में पुरुषों से 8 गुना काम की भावना अधिक रहती है, पर वो तो टस से मस नहीं हुई। ठाकुर को क्या पता था उसकी एक गाली इतनी भारी पड़ जाएगी कि उसके लिए वो जिंदा दफन हो जाएगी, उसकी परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देगी। ऐसा भी नहीं था कि वो रामी पर शक सुबह करता था।
कभी कभार इतना भर लगता था, औरत जात होकर इतनी फर फर उड़ती रहती है, बिना मर्द के सहारे के भला कैसे उड़ सकती है। ऊपर से जब भी गांव आता, ग्रामीणों द्वारा रामी की प्रशंसा में गाए गीत कानों में अंगारे की तरह प्रतीत होते थे। रत्ती भर उसके मन में ये बात नहीं थी कि उसका पुत्र किसी और का नाजायज औलाद है। उसका ज्येष्ठ सुपुत्र तो उसकी कार्बन कॉपी था, डीएनए कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। गाली देने का सिर्फ एक ही मकसद था, साली 1 बीघे जमीन लेकर जो आकाश में उड़ रही है, चरित्र पर छींटे पड़ते ही कटी पतंग की तरह धरती पर औंधे मुँह गिरेगी, तब वो अपनी मूछें ऊंची कर चल सकेगा। अभी आपने सुनी सुजाता जी की लिखी हुई कहानी गहरे निशान। स्त्री को गहरी पीड़ा पहुंचाने का सबसे आसान हथियार है पुरुष के पास उसका चरित्र हनन करना। इसी विषय पर आधारित ये कहानी आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।